नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले लेख पर बात करेंगे। जी अमित्युष प्रियदर्शी का लेख है, क्या भारत गायब हो रहा है। हाँ, और अमित्युष जी तो आमतौर पे हल्के फुल्के विषयों के लिए जाने जाते हैं। संचार विशेषज्ञ हैं वो। बिल्कुल मजेदार लिखते हैं। हाँ। तो जनसंख्या गिरावट जैसा गंभीर विषय, ये थोड़ा हटके हैं उनके लिए। हाँ, लेकिन ये लेख कमाल का लिखा है। शोध बहुत गहरा है और एकदम मुद्दे की बात। सही कहा। लेख शुरू होता है दुनिया की बढ़ती आबादी की बात से, जो थोड़ा क्या कहते हैं, विरोधाभासी सा लगता है पहले तो। हाँ, लगता है कि अरे आबादी तो बढ़ रही है, फिर चिंता किस बात की। पर जल्दी ही तस्वीर काफी गंभीर हो जाती है। जनसंख्या गिरावट का खतरा सामने आता है। बिल्कुल, चलिए इसी को खोलते हैं जरा। हाँ। तो लेख का जो मुख्य बिंदु है वो है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अच्छा। आबादी को स्थिर रखने के लिए हर जोड़े को औसतन लगभग 2 बच्चे पैदा करने होते हैं। ओके, मोटा मोटा 2 बच्चे। हाँ, पर हो क्या रहा है कि दुनिया भर में देर से शादी, करियर पे ज्यादा ध्यान, शहरीकरण, इन सब वजहों से ये दर गिर रही है। और ये सिर्फ एक दो देशों की बात नहीं है। नहीं, ये एक वैश्विक रुझान बनता जा रहा है। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए जो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत चौंकाने वाले। जैसे जापान को ही देख लीजिए। जापान। वहाँ हर साल आबादी लगभग 10 लाख कम हो रही है। 10 लाख हर साल? जी हाँ। फिर चीन की एक बच्चा नीति के जो अनपेक्षित परिणाम आए हैं, हाँ, उसके बारे में भी सुना है। उनकी प्रजनन दर गिरकर 1.22 पर आ गई है और कई जगह तो वो घोस्ट टाउन्स यानी भूतिया शहर बन गए हैं। बाप रे। और इटली की औसत उम्र 48 साल हो गई है और दक्षिण कोरिया की हालत तो और भी चिंताजनक है। वहां प्रजनन दर सिर्फ 0.8 है। सिर्फ 0.8? हाँ, और अनुमान यह है कि 2100 तक वहां के युवाओं की आबादी 94% तक कम हो सकती है। 94%? ये तो बहुत ज्यादा है। यूरोप थोड़ा आप्रवासन से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, पर बूढ़ी होती आबादी की अपनी चुनौतियां तो हैं ही। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब भारत पर आते हैं। जी। हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हमारी कुल प्रजनन दर अभी 2 के आसपास है। हाँ, तो सुनने में लगता है कि चलो हम तो सुरक्षित हैं, है ना? लेकिन जैसा लेख इशारा करता है, सतह के नीचे कहानी शायद कुछ और है। सही पकड़ा आपने। ये जो औसत 2 का आंकड़ा है ना, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, कैसे? देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के जो ताजा आंकड़े हैं, उनके हिसाब से भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 6 ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 2 या उससे ज्यादा है। सिर्फ 6? हाँ, बाकी सब में कम है। जैसे पंजाब में 1.6 है। तमिलनाडु में अनुमान है कि 2036 तक औसत उम्र 40.5 साल हो जाएगी। तो इन राज्यों में आबादी घटने और इसके साथ साथ वो सांस्कृतिक बदलावों का भी खतरा है। सिक्किम में तो ये दर सिर्फ 1.2 है। सिक्किम में 1.2? जी। सोचिए, भारत की कुल प्रजनन दर जो 1950 में लगभग 6 थी, वो आज 2 पर आ गई है। 6 से 2 पर? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। और विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2035 तक ये 1.8 तक जा सकती है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। द इकोनॉमिस्ट ने भी शायद इसी ट्रेंड पर कुछ लिखा था हाल में। हाँ, उन्होंने भी इसी बात को हाईलाइट किया है कि भारत की प्रजनन क्षमता प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली गई है। तो यहाँ से लेख का जो टोन है वो और भी गंभीर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि समाज का पूरा ताना बाना ही बदल सकता है। सही कह रहे हैं। इसके परिणाम काफी गहरे हो सकते हैं। लेख 3 मुख्य चिंताओं पर फोकस करता है। क्या है वो चिंताएं? पहली है सिकुड़ता कार्यबल, काम करने वाले लोगों की कमी। जैसे जापान में हो रहा है। उनकी औसत उम्र 48.4 बताई आपने। हाँ, बिल्कुल। जब काम करने वाले लोग कम होंगे तो ऑटोमेशन बढ़ेगा, जिसके अपने फायदे नुकसान हैं। छोटे उद्योगों को शायद मुश्किल हो। सही। और शायद मानवीय कौशल भी कम हो, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। जापान की जीडीपी ग्रोथ पिछले दशक में औसतन सिर्फ 1% रही है। और भारत की औसत उम्र भी बढ़ने का अनुमान है। हाँ, अनुमान है कि 2050 तक भारत की औसत उम्र 40 के करीब पहुंच सकती है। तो ये पहली चिंता हुई। दूसरी चिंता है आर्थिक मंदी का खतरा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आबादी बूढ़ी होती है, जैसे इटली में हो रहा है, औसत उम्र 47.3, प्रजनन दर 1.24, तो लोगों का खर्च करने का पैटर्न बदलता है। कैसे बदलता है? लोग जरूरत की चीजों, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर
ज्यादा खर्च करने लगते हैं। और बाकी उपभोक्ता खर्च कम हो जाता है। हाँ, विश्व आर्थिक मंच भी यही कहता है। भारत को अभी अपनी युवा आबादी का फायदा मिल रहा है। औसत उम्र लगभग 28 साल है। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर यह हमेशा नहीं रहेगा। सही बात है। और तीसरी चिंता? तीसरी है स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और लागत। ओके। दक्षिण कोरिया का उदाहरण लें। औसत उम्र 44.6, प्रजनन दर सिर्फ 0.8। उनकी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा लागत भारत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो रही है। अच्छा। एशिया इंश्योरेंस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण कोरिया में 2030 तक बुजुर्गों पर होने वाला स्वास्थ्य खर्च 4 गुना हो सकता है। 4 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और भारत में भी सिक्किम जैसे राज्य जहाँ प्रजनन दर बहुत कम है, वहाँ ये खतरा दिखने लगा है। तो स्थिति वाकई गंभीर लगती है। फिर इसका हल क्या है? क्या इस गिरावट को पलटा जा सकता है? देखिए, कोई आसान या जादुई हल तो नहीं है। लेख कुछ विचारों पर बात करता है। एक है राज्यों के बीच आप्रवासन, मतलब जहाँ आबादी कम हो रही है वहाँ दूसरे राज्यों से लोग आकर बसें। लेकिन इससे वो स्थानीय संस्कृति और पहचान खोने का डर भी तो रहता है। हाँ, लेख इस चिंता का जिक्र करता है। एक और दिलचस्प सुझाव है कि शायद हमें पुरानी पीढ़ियों से कुछ सीखना होगा। पुरानी पीढ़ियों से? किस तरह? जब शायद जीवन यापन का खर्च कम था और बड़े परिवार पालना संभव था। अच्छा, वैसे विश्व आर्थिक मंच ने भी ये मुद्दा उठाया है कि आज की पीढ़ी शायद अपने माता पिता की पीढ़ी से आर्थिक रूप से ज्यादा संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, तो ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। व्यवहारिक समाधानों की बात करें तो? हाँ, व्यवहारिक क्या हो सकता है? बेहतर पेरेंटल लीव नीतियां हो सकती हैं, ताकि माता पिता को काम और परिवार संभालने में मदद मिले। सही। सस्ते घर उपलब्ध कराना, ताकि युवा जोड़े अपना घर ले सकें। और काम के घंटों में लचीलापन, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, ताकि बच्चे पैदा करने और पालने का दबाव थोड़ा कम हो। हाँ, ये कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो युवा परिवारों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कुल मिलाकर अमितुष का ये लेख, जो उनके सामान्य अंदाज से काफी अलग और गंभीर है, हमें एक ऐसी वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौती पर सोचने को मजबूर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और लेख की खासियत यही है कि ये बहुत अच्छे शोध पर आधारित है और एक चिंताजनक लेकिन बेहद जरूरी तस्वीर पेश करता है। सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि जनसंख्या गिरावट अब सिर्फ दूर के देशों जैसे जापान या इटली की समस्या नहीं है। सही। भारत अपनी इतनी विविधता के साथ इसके शुरुआती संकेत देखने लगा है। और समाधान भी शायद सीधे साधे नहीं होंगे। बिल्कुल, समाधान जटिल होंगे और शायद हर राज्य, हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। ये लेख वाकई बातचीत को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जी। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो मौजूदा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो अनजाने में ही जनसंख्या गिरावट को बढ़ावा दे रही हों? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो हम इन व्यवस्थाओं को कैसे बदल सकते हैं ताकि वो परिवारों को, बच्चों को पालने पोसने में ज्यादा मददगार हों? बिल्कुल, इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जी।